हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल, जहां पे मैं आप सभी को एकदम बढ़िया तरीके से सिखाता हूं और आप बहुत शानदार तरीके से सीखते हैं। हम एक शॉर्ट में पूरा चैप्टर कवर करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करते हैं, जिसके बाहर से एक क्वेश्चन भी नहीं आ सकता। ये चैप्टर का सेकंड पार्ट है ऑफ बिजनेस स्टडीज़, चैप्टर 1 दैट इज़ बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ये उसका सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। जिसने देख लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं देखा वो जाके एक बार वो वाली वीडियो पहले प्रेफर करें, क्योंकि उसमें मैंने आधा चैप्टर यानी रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिज़नेस के पहले तक पूरा एक्सप्लेन बहुत शानदार तरीके से कर चुका हूँ मैं। और इस वीडियो में हम रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिज़नेस से पूरा कवर करेंगे चैप्टर टू द लास्ट पॉइंट दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस या फिर स्टार्टिंग अ बिजनेस बेसिक फैक्टर्स। ये वाला लास्ट स्लाइड होने वाली है हमारी। आप देख सकते हैं 24 पेजेस की ये पूरे नोट्स है जो मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ एक बार पार्ट 1 में, और मैं ये सेकंड पार्ट में भी अपलोड कर दूँगा। सो जिसे रेफ़र करने हैं वो रेफ़र कर सकता है इन नोट्स को। और ये ऐसे नोट्स हैं जिसे आप एक बार ही पढ़ लेंगे तो आपका पूरा सिलेबस ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और मैं ऐसे नोट्स हर एक चैप्टर में देने वाला हूँ। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस से। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस? आप प्रॉफिट से क्या समझते हो बिजनेस में? इस क्वेश्चन के पहले मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या बिजनेस का एकमात्र ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि क्या बिजनेस का एकमात्र ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है? मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं। बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है जो हमने अभी लास्ट क्लास में ही पढ़े हैं। उन ऑब्जेक्टिव को भी कंसिडर करें तो उसमें भी प्रॉफिट अकेला एकमात्र ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ओनली ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। प्रॉफिट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव या मेन मोटिव ऑफ एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी और एनी बिजनेस। ठीक है, सो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है तो प्रॉफिट कमाना तो मैंडेटरी है। मैंडेटरी अगर हम इसलिए ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नहीं कमाती है, मान लो उसने 1 साल प्रॉफिट नहीं कमाया, 2 साल नहीं कमाया, 3 साल नहीं कमाया, 4 साल नहीं कमाया, भाई मान लो 10 साल नहीं कमाया, क्या उसके बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी, क्योंकि भाई जब जितनी लागत आई है वो बिज़नेस खोलने में या चलाने में, जितनी लागत आई है, एक बंदा बैठ के पूरा टाइम दे रहा है अपना, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, उसमें लागत आई है, वो सारा जो कॉस्ट है वो रिकवर करने के लिए हमें प्रॉफिट तो कमाना ही पड़ेगा। प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो वो बिज़नेस एंटिटी कुछ काम की ही नहीं है। इसलिए इसलिए आपने देखा होगा कि लोग बिज़नेस स्वाइप कर लेते हैं, दूसरा बिज़नेस पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसमें उन्हें प्रॉफिट नहीं होता है जितना उन्हें प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, वाई शुड अ बिज़नेस अर्न प्रॉफिट? बिज़नेस को प्रॉफिट क्यों कमाना है? हाँ, क्या बच्चों वाला सवाल है, आप भी सोच रहे होगे ना। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन लेकिन आ सकता है पेपर में कि भाई बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट क्यों कमाना है। तो आप क्या लिखोगे उसमें कि फॉलोइंग रीजंस, ये जो रीजंस लिखिए आप वही लिख के आ जाओगे। 5 ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 नंबर में आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा में नहीं आएगा। ये मेरी गारंटी है कि इससे ज़्यादा नंबर में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव मतलब पहला रीज़न क्या हो सकता है कि भाई बिज़नेस को प्रॉफिट क्यों कमाना है? पहला रीज़न हो सकता है कि सर्वाइवल पर्पज़ के लिए, भाई जीना है, जीने देना है, उसके लिए भाई प्रॉफिट कमाना है। सर्वाइवल पर्पज़ के लिए हो जाएगा भाई हमें लॉन्ग टर्म में जीना है, बिज़नेस को रन कराना है लॉन्ग टर्म में, तो फिर हमें प्रॉफिट तो कमाना ही पड़ेगा। ठीक है गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए हमें क्या प्रॉफिट कमाना होगा? एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए ऑब्वियस सी बात है, हमें बिजनेस एंटिटी को एक्सपांड करना है, ग्रो करना है उसमें, तो फिर हमें प्रॉफिट तो कमाना ही पड़ेगा, वरना अपनी जेब से पैसे लगाते रहेंगे कि हर बार। नो। मेज़र ऑफ एफिशिएंसी जो हम अपनी भाई कार्यकुशलता है, जो हम अपनी पूरी
ताकत से अपना बिजनेस या पूरी सोच विचार यानी अपने पूरे दिमाग का यूज़ करके बिजनेस एंटिटी रन कर रहे हैं, उसकी कार्यकुशलता यानी अपनी जितनी मेहनत से हम बिजनेस रन कर रहे हैं, हमें उस मेहनत का नतीजा भी तो चाहिए। ठीक है। रिवॉर्ड ऑफ रिस्क वेयरिंग, हमने रिस्क लिया, हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया, अगर उसमें लॉस हो गया यानी वो रिस्क लिया और रिस्क गलत जगह साबित हुआ यानी हम उसमें लॉस हो गया, तो जितना बड़ा हमने रिस्क लिया था उतने पैसे डूब गए। और मान लो लॉस ना हो कि प्रॉफिट हो गया, तो हमने मान लो रिस्क लिया था 1 करोड़ रुपए के साथ, अगर लॉस हो गया तो 1 करोड़ डूब गए, लेकिन अगर प्रॉफिट हो गया तो हमें 1 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना। तो जितना बड़ा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा चांस होगा कि प्रॉफिट भी उतना हाई होगा। आपने मान लो यहाँ पे 1 करोड़ का लिया, 2 बंदे थे, दोनों के पास ऑप्शन था 1 करोड़ का लेने का और 1 लाख का लेने का, तो फिर मान लो उसको हो गया प्रॉफिट, उसका लॉस हो गया, या मान लो दोनों का ही प्रॉफिट हुआ, तो एक का 1 करोड़ का हुआ, एक का 1 लाख का अकेला प्रॉफिट हुआ। दोनों में डिफरेंस देख रहे हो, लेकिन दोनों के पास ऑप्शन थे कि दोनों 1 करोड़ का ले सकते हैं, 1 करोड़ का रिस्क उठा सकते हैं। उठाते अगर बी वाला जो बंदा है जिसको 1 लाख का अकेला प्रॉफिट हुआ है, अगर वो 1 करोड़ का प्रॉफिट उठाता तो फिर 1 करोड़ का रिस्क लेता तो फिर उसे भी 1 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता था, और वहीं चांसेस थे कि उसे लॉस भी हो सकते थे। इसलिए रिस्क लेने के पहले लोग 100 बार नहीं 200 बार सोचते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बेटर रेपुटेशन एंड गुडविल। अगर आपको मार्केट में बेटर रेपुटेशन और गुडविल चाहिए तो प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। कैसे आएगी जी भाई? ये 3-4 चीज़ें लिखी है ना, उसी से। कैसे? सर्वाइवल करके, बहुत लंबे टाइम से आप सर्वाइव कर रहे हैं, मान लो आपका जो बिज़नेस है 100 साल से रन कर रहा है, आपकी वैसी गुडविल इतनी ज़्यादा हो गई होगी, रेपुटेशन हो गई होगी मार्केट में, और एक्सपेंशन एंड ग्रोथ हो गई, आपने मान लो एक्सपांड कर दिया अपना बिज़नेस बहुत हद तक, तो फिर उससे भी आपकी क्या रेपुटेशन और गुडविल मार्केट में फैल जाती है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन। बिजनेस एक्टिविटी को हम क्लासीफाई कर सकते हैं 2 पार्ट में, दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ बिजनेस, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इंडस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ बिजनेस विच इज़ कंसर्न्ड विथ प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्री? इंडस्ट्री से आप क्या समझते हो? ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो क्या लिखोगे? व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्री? ऐसा क्वेश्चन आया पेपर में तो आप लिखोगे इंडस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ बिजनेस विच इज़ कंसर्न्ड विथ प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। एंड कॉमर्स से आप क्या समझते हो? कॉमर्स इज दैट ब्रांच ऑफ बिजनेस विच इज़ कंसर्न्ड विथ डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है। ये दोनों की डेफिनेशन बहुत इजी वे में लिखी है, मैंने खुद लिखी है, इसलिए आप लिख सकते हैं। ये एग्ज़ाम में मैंने भी अपने एग्ज़ाम में 11th क्लास के एग्ज़ाम में यही डेफिनेशन लिखी थी और मुझे फुल मार्क्स आए हैं। अब मैं आपको बता दूं, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ के फाइनल एग्ज़ाम में मुझे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी को भी कुछ ऐसे ही मार्क्स आए और आप सभी भी क्लास 11th में बहुत अच्छे नंबर यानी टॉप करके अपने स्कूल और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। ठीक है। अब हम इंडस्ट्री को और डिटेल में जानते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्री? इंडस्ट्री एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कनेक्ट करती है विथ कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। मतलब आपने ये कभी नहीं सुना क्या कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्री से आप क्या समझते हो कि भाई यहाँ इंडस्ट्री में तो जो रॉ मटेरियल होता है ना, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं फिनिश्ड गुड में। हाँ वही तो बोला उसने, यही तो बोला, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कनेक्ट करती है कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज यानी रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल गुड्स यानी फिनिश्ड प्रोडक्ट। यूजफुल गुड कौन से हो गए? जो आप यूज़ कर सको यानी फिनिश्ड गुड, वही तो उसने बोला। और क्या बोला डेफिनेशन में? आप ऐसा भी लिख सकते हो, इंडस्ट्री रिफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, चल जाएगा। अब एक और चीज़ आती है कि आपने एक और चीज़ सुनी होगी, फिल्म इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और एजुकेशनल इंडस्ट्री। ऐसा आपने सुना होगा ना। यहाँ पे काय की इंडस्ट्री जी, कहाँ पे कौन सा रॉ मटेरियल लेके कौन सा फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं? सोची होगी भाई, फिल्म इंडस्ट्री में कौन सा रॉ मटेरियल लिया जाता है, कौन सा फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है? कोई सा नहीं। वहाँ पे तो कुछ भी बनाया जाता है, कुछ भी बना के दे देते हैं लोगों के सामने। ठीक है। अब द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू मीन ग्रुप ऑफ
ठीक है। प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स, ये है भाई डेफिनेशन। अपन इंडस्ट्री को ग्रुप ऑफ फर्म से भी जानते हैं जहाँ पे एक प्रकार के गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, एक प्रकार के गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। भाई यही आंसर मिल गया, एक प्रकार के गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। कैसे आंसर मिल गया भाई? फिल्म इंडस्ट्री में कहाँ के गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं? भाई फिल्में प्रोड्यूस की जाती है कि नहीं? फिल्में एक ही प्रकार की होती है? आप बोले नहीं, रोमांटिक होती है, कुछ कोई एक्शन वाली होती है। तो भाई नहीं, फिल्में एक प्रकार की मतलब कि भाई कैमरे से ही बनाई जाती है, दो लोग मिल के नच रहे होते हैं, ये एक ही प्रकार में आ जाएगी। आप इसको फिल्म इंडस्ट्री को यानी फिल्म की एक फिल्म को कॉटन से, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉटन से तो कंपेयर नहीं कर दोगे, सिमिलर गुड्स तो नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो फिर इसे फिल्म इंडस्ट्री में ही लेंगे, इसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही लेंगे। आप ऐसा भी सुना होगा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जूट इंडस्ट्री, है ना? तो यहाँ पे क्या है, जूट इंडस्ट्री में जूट उगाए जा रहे हैं। या फिर एक और सुना होगा आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वहाँ पे क्या होता है, रिपेयरिंग पार्ट्स बनाए जाते हैं, किसके? गाड़ियों के, व्हीकल्स के। अलग अलग है ना। यहाँ पे देखो ये जो डेफिनेशन दी है वही लिख के आनी है आपको। प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स, प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स, प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आप पढ़ सकते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेफर टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल गुड्स फ्रॉम कॉटन। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री वुड इंक्लूड्स ऑल फिल्म प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ गुड्स फॉर वेरियस पर्पसेस, दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरी। अब देखो उसने क्या बोला, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो प्रोडक्शन होता है, अलग अलग प्रकार के गुड्स प्रोड्यूस होते हैं और अलग अलग प्रकार के गुड्स अलग अलग जगह पे यूज़ होते हैं। तो हमने भाई इसे 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक हमने पढ़ लिया भाई प्राइमरी इंडस्ट्री, एक हमने डिवाइड किया प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री में। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है, रॉ मटेरियल को ही तैयार किया जाता है। रॉ मटेरियल को तैयार किया जाता है मतलब जानेंगे भाई, रुको ज़रा सब्र करो। प्राइमरी मतलब आपने ये भी सुना होगा ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, 10th क्लास में पढ़ा होगा, याद आ रहा है? वही तो बात है भाई, लगभग अलग अलग डिफरेंस है दोनों में, आपको बताऊँगा उसके बारे में, लेकिन इन दोनों में अंतर है, लेकिन बात लगभग सिमिलर है। दोनों का मोटिव वही है कि प्राइमरी सेक्टर में आपने क्या जाना था कि प्राइमरी सेक्टर इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। वहाँ पे क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, रॉ मटेरियल बनाते थे और उसे रॉ मटेरियल बनाते थे, प्रोड्यूस करते थे। वही तो करती है इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री, वो भी रॉ मटेरियल तैयार करती है, ऐसे ही करती है। उसे हम और ज़्यादा फर्दर वे में भी जानेंगे बहुत आराम से, ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में या फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री। और टर्शियरी इंडस्ट्री उनको हेल्प करती है। इन तीनों के बारे में हम बहुत डिटेल में अब विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, 3 प्रकार के बारे में हमने पढ़ा, 3 प्रकार की इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्री, नॉट सेक्टर। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री 2 टाइप की होती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री 2 टाइप की होती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री। सेकेंडरी भी 2 टाइप की होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें तो वो 4 टाइप की होती है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। और अपन टर्शियरी के बारे में बाद में बात करेंगे बहुत आराम से। सो गाइस, अब हम बात करते हैं प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एक्सेट्रा। प्राइमरी एक्टिविटी कुछ नहीं होती है, सिंपल आपको बस ये याद करना है कि आप याद कर सकते हो कि प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ प्राइमरी एक्टिविटी, सिंपल सी भाषा में। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी एक्टिविटी, द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या फिर प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल इज़ इंक्लूडेड इन द प्राइमरी एक्टिविटी।
ठीक है। अब प्राइमरी इंडस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ इंडस्ट्री विच इज़ कंसर्न विद क्रिएशन ऑफ रॉ मटेरियल। देखो ये दी है, ये यही आप ये वाली डेफिनेशन याद कर सकते हो। एक मिनट गाइस, ओ हाँ, सो आप ये वाली डेफिनेशन याद कर सकते हो। दोनों एक ही है लगभग, ये वाली थोड़ी टफ है लेकिन ये वाली ज़्यादा इजी है। क्या बोला इसमें, प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ इंडस्ट्री है जो किससे कंसर्न्ड है, विच इज़ कंसर्न्ड विद द क्रिएशन ऑफ रॉ मटेरियल और प्राइमरी रिसोर्सेज। रॉ मटेरियल और प्राइमरी रिसोर्सेज बनाने के लिए वो कंसर्न्ड है। ठीक है गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री ही के बारे में बात करेंगे। वेट अ मिनट गाइस, 1 मिनट। ओके, प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में ही बात करेंगे और ज़्यादा डिटेल में। ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में ही बात कर रहे थे हम कि देखो प्राइमरी इंडस्ट्री इट इज़ कंसर्न्ड विथ रॉ मटेरियल और प्राइमरी रिसोर्सेज बनाने में कंसर्न्ड है। इसके एग्जांपल हो जाएगी फिशिंग, माइनिंग, एक्सट्रैक्टिंग कोल, एक्सट्रैक्टिंग क्रूड ऑयल और फ्रॉम समुद्र। अच्छा ठीक है, समुद्र से क्रूड ऑयल जो अपन निकालते हैं उसी का एग्जांपल दिया है। ओके, ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। हमने पढ़ा क्या है कि प्राइमरी इंडस्ट्री दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक होती है जेनेटिक इंडस्ट्री। दो टाइप की प्राइमरी इंडस्ट्री होती है। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के बारे में बात की गई है यहाँ पे, उसके टाइप्स लिखे हैं कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के कहाँ कहाँ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री पाई जाती है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब कि जो अर्थ का जो क्रस्ट है, अर्थ का जो सरफेस है, उसके अंदर से जब हम मटेरियल निकालते हैं, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट यानी निकालते हैं, वो जो रॉ मटेरियल निकालते हैं उससे हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में काउंट करेंगे। रीज़न इसका क्या है, क्योंकि हम अर्थ के अंदर से अर्थ से एक्सट्रैक्ट करके वो मटेरियल या फिर रिसोर्सेज निकाल रहे हैं और इसे यूज़ कर रहे हैं टू मेक अ फिनिश प्रोडक्ट। इसके एग्जांपल यही दिए हैं। फिशिंग हो गया इसका एक एग्जांपल, माइनिंग, एक्सट्रैक्टिंग कोल, एक्सट्रैक्टिंग क्रूड ऑयल, ये सब इसके एग्जांपल हो गए। हाँ, सो अब हम बात कर रहे हैं जेनेटिक इंडस्ट्री के बारे में। जेनेटिक इंडस्ट्री के एग्जांपल हो जाएंगे ब्रीडिंग प्लांट्स और एनिमल। इसे अपन अब और ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री it includes all those industries which are engaged in rising products from natural resources। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उससे प्रोडक्ट निकालना, यानी अर्थ के सॉइल के अंदर से एयर, वाटर और फ्रॉम द बीनीथ ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज है ये सारे। यहाँ से क्या प्रोडक्ट निकालना, कैसे एक्सट्रैक्ट करके, खुदाई करके प्रोडक्ट निकालना, उसे वो आ जाएगा किसमें, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में वो आ जाएगा, वो उसका एग्जांपल हो जाएगा। देखो एक एग्जांपल यहाँ पे भी दिया है, एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, एक एग्जांपल। फिश फ्रॉम रिवर, एक्सट्रैक्ट नहीं भाई, अपन पानी के अंदर से फिश को फिशिंग करके निकाल रहे हैं तो ये एक्सट्रैक्टिव में आ जाएगा। यहाँ पे आप एक और एग्जांपल पढ़ोगे कि भाई मैंने एक बहुत बड़ा पाउंड तैयार किया, उसमें फ़िश ब्रीडिंग की, फ़िश पाली, है ना, तो वो नहीं आएगा एक्सट्रैक्टिव में, वो जेनेटिक में आएगा। क्योंकि मैंने उसमें फ़िश पाली है, मैं वहाँ पे फ़िशिंग नहीं कर, मैं फ़िशिंग करूँगा वहाँ पे भी, लेकिन फ़िश मैंने पाली किस रीज़न से है, उसको और ज़्यादा बढ़ाने के ऑब्जेक्टिव से मैंने वहाँ पे फ़िश पाली है। यहाँ पे क्या है, मैं नेचुरल रिसोर्सेज जो मेरे पास, मैंने नहीं पाली है लेकिन वो है अपने आप पहले से ही है, मैंने वहाँ से फ़िश निकाली है, तो फिर वो क्या एक्सट्रैक्टिव में आ जाएगा। ठीक है, दे सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल दैट आर यूजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैनी अदर यूजफुल गुड्स बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सो अब हम ले लेते हैं एक और अच्छा एग्जांपल, या फिर एक इजी डेफिनेशन ले लेते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री की। देखो एक इजी डेफिनेशन देखना है तो आप ये वाली डेफिनेशन देखिए, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन कर लेता हूँ। देखो, दे सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल दैट आर यूजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैनी अदर यूजफुल गुड्स बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्या बोला उसने, एक और बार सुनो, दे सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल दैट आर यूजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैनी अदर यूजफुल गुड्स बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्या बोला उसने, अब मैं आपको समझाता हूँ।
उसने ये बोला है कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जो होता है वो ऐसे रॉ मटेरियल, देखो आप एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का आप और एग्जांपल लेना चाहो तो गोल्ड सिल्वर माइनिंग प्रोडक्ट से आते हैं, डायमंड माइनिंग प्रोडक्ट से आते हैं, एक्सपेंसिव गुड्स भी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से आते हैं। ठीक है, उसने क्या बोला, दे सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल, वो ऐसे रॉ मटेरियल, ऐसे बेसिक रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं यानी एक्सट्रैक्ट करते हैं हम अर्थ सरफेस से, दैट आर यूजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैनी अदर यूज़फुल गुड्स, जो आराम से, जो मतलब आम जिंदगी में कोल तो भाई सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाएगा इसका, और क्रूड ऑयल भी उसका एक एग्जांपल हो जाएगा, किसका, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का। ये वो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जो भाई यूजुअली हमारे लिए अपनी डे टू डे लाइफ में चाहिए ही होती है। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्यों बोला, क्योंकि इसमें चारों प्रकार की इंडस्ट्री आ गई, जो उसके सब पार्ट है चार, एनालिटिकल, सिंथेटिकल और असेंबलिंग एंड प्रोसेसिंग, ये चारों इंडस्ट्री इसमें आ गई है। तो वो इसलिए उन्होंने एक शब्द यूज़ कर दिया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मतलब रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जो हमारे डेली डे टू डे यूज़ में आती ही आती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज इंक्लूड्स फार्मिंग, माइनिंग, लंपरिंग, हंटिंग एंड फिशिंग ऑपरेशन। ठीक है, ये तो आप समझ गए होगे, अब मैंने बहुत ज़्यादा टाइम देके इसे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री की एक और इजी डेफिनेशन, ये एकदम देखो, ये सबसे इजी डेफिनेशन है, अगर आपको ये समझ में नहीं आई तो भाई कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री विच इज़ कंसर्न्ड विथ एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। भाई इससे इजी डेफिनेशन क्या हो सकती है, What do you mean by extractive industry? It is that branch of primary industry जो concerned है with extraction of raw material from natural resources। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फिशिंग, फार्मिंग, कोल माइनिंग एक्सेट्रा। बहुत इजी डेफिनेशन है ये भाई, ये तो हमें ऐसे ही याद हो गई है। अब हम बात करते हैं किसकी, जेनेटिक इंडस्ट्री की। ठीक है, जेनेटिक इंडस्ट्री को आपको याद करने के लिए दो वर्ड आप याद कर लीजिए, जिसका नाम है पेरेंटलशिप और हेरिडिटी। पेरेंटलशिप और हेरिडिटी, पेरेंटलशिप मतलब पेरेंट मतलब आप समझ रहे हो, पेरेंट मतलब जो आपके मम्मी पापा कर रहे आपके साथ, वो पेरेंटलशिप है। पालन पोषण करना भी कह सकते हो आप उसे। हेरिडिटी का मतलब तो सीधे ही पालन पोषण होता है। पेरेंटलशिप का इनडायरेक्ट मीनिंग पालन पोषण आप कह सकते हो। ठीक है, What do you mean by genetic industry? It includes all those industries which are engaged in breeding plants and animal for their use in further reproduction. इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि rearing of cattle for milk, भाई कैटल या फिर गाय भैंस जो होती है, गाय भैंस पालना जिससे हम उसका मिल्क ले सकें, मिल्क यूज़ कर सकें। Important genetic industries includes poultry farming, कैटल ब्रीडिंग, फिश हैचरिंग एक्सेट्रा। ये इसके मेन एग्जाम्पल हो गए, ये भी हो गया एक रेयरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क। ठीक है गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें कुछ डिफ़िकल्ट बात नहीं है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जहाँ पे अर्थ के सरफेस के अंदर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, और उससे या फिर रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे हम फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जहाँ पे हम प्लांट और एनिमल की ब्रीडिंग करते हैं, और उससे हम क्या है फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिर वो रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं और उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, वो जेनेटिक इंडस्ट्री में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो जेनेटिक इंडस्ट्री का बस काम कितना है कि वो रॉ मटेरियल निकाल के दे दे। उसने रॉ मटेरियल निकाला, मिल्क निकाला जेनेटिक ने,
फॉर एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं मिल्क, जेनेटिक इंडस्ट्री में निकल गया, और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में गोल्ड या फिर कोल माइन, कुछ भी माइनिंग एक्टिविटी से गोल्ड निकल गया फॉर एग्जांपल, है ना। तो ये हमने निकाल के दे दिया किसको, सेकेंडरी इंडस्ट्री को। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करेगी, आइए देखते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में हम बात करें, सेकेंडरी इंडस्ट्री एक ऐसी ब्रांच ऑफ इंडस्ट्री है जो कंसर्न्ड है विद कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी रिसोर्सेज, जो कहाँ से आई है, जो आई है प्राइमरी एक्टिविटी परफॉर्म करके, वो ठीक है, इनटू फिनिश्ड गुड, किसमें कन्वर्ट कर दे, फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर दे। इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, बेस्ट नहीं, आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। इसमें एक एग्जांपल दिया है शुगर केन से, हमने भाई शुगर बना दिया, ये कौन सी इंडस्ट्री में आ जाएगा। अभी अपन देखते भाई, इसके 4 सब डिवीज़न है, 4 नहीं, देखो सेकेंडरी के 2 सब डिवीज़न है और 2 में से एक के सब डिवीज़न है 4, तो उसमें ज़्यादातर सभी आ जाते हैं और वही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, उससे गारंटी एक क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, ये मेरी गारंटी है कि ऐसा आ जाएगा। डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है 2-3 नंबर में, या फिर ऐसा भी आ सकता है, एक एग्जांपल दे देगा, मान लो यही दे दिया, शुगर केन शुगर में कन्वर्ट कर रहा है, किस टाइप की इंडस्ट्री में आता है, तो ये आपको जानना पड़ेगा। तो मैं आपको बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ, और मुझे लगता है आप बहुत आसानी से सीख भी जाएगी, क्योंकि आप सब बहुत होशियार हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री है, ये हम पढ़ चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, इज़ दैट ब्रांच ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री विच इज़ कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड फ्रॉम रॉ मटेरियल। सेकेंडरी तो भाई समझ गए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री जो कंसर्न्ड है, जो कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड फ्रॉम रॉ मटेरियल, ठीक है भाई, ये तो सेकेंडरी की भी डेफिनेशन थी, ठीक है, वही बात है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल हो जाएगा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यहाँ पे क्या होता है, हम यूज़ करते कॉटन एज ए रॉ मटेरियल और उसे एक्सट्रैक्ट करके हम एक भाई बढ़िया सी टी शर्ट बना देते कॉटन की, है ना। और ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का हो गया भाई कॉटन, क्योंकि हमने ज़मीन के अंदर से फार्मिंग करके निकाला है, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फर्दर हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग, एक एक करके हम सबके बारे में डिटेल में जानेंगे। अब हम बात करते हैं एनालिटिकल की, ये 1 मिनट गाइस, ओके। एनालिटिकल की हम बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एनालिटिकल। एनालिटिकल इंडस्ट्री मतलब एक लाइन बस मैं दूंगा, उससे आप सारे इंडस्ट्री के बारे में जान जाइए और कभी गलत नहीं करेगी, अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है गाइस, फोकस हो जाइए। एनालिटिकल इंडस्ट्री के बारे में हम बात करें, एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहाँ पे सिंगल रॉ मटेरियल का यूज़ करके मल्टीपल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। सिंगल रॉ मटेरियल का यूज़ किया, मल्टीपल प्रोडक्ट बनाए, सीधे मार्क कर दो, एनालिटिकल इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है। सिंगल रॉ मटेरियल से मल्टीपल फिनिश्ड प्रोडक्ट, ये कैसे पॉसिबल है भाई। ऑयल रिफाइनरी इसका बेस्ट एग्जांपल है। हाँ, कैसे ऑयल रिफाइनरी बेस्ट एग्जांपल है, एक और एग्जांपल आप ले सकते हो मिल्क प्रोडक्ट का। मिल्क हमने एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से लाया, उससे हमने कर्ड बना दिया, पनीर बना दिया, चीज़ बना दी, ये भी एक इसका एग्जांपल है किसका, एनालिटिकल इंडस्ट्री का। ओके, ऑयल रिफाइनरी कैसे हो सकता है भाई, मैंने क्रूड ऑयल निकाला एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से ही, क्रूड ऑयल में लाया, देखो क्रूड ऑयल हो गया क्रूड ऑयल हो गया एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का एग्जांपल, जो हम भाई लाए सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग की, एनालिटिकल इंडस्ट्री से हमने उसे फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। और जेनेटिक इंडस्ट्री का मिल्क हो गया एक और एग्जांपल, जो हम भाई सेकेंडरी इंडस्ट्री के एनालिटिकल इंडस्ट्री में लाए और उसे हमने फिनिश्ड प्रोडक्ट में, बहुत सारे फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। सो वही बात है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं इसके बारे में, इसका ये पढ़ लेते एक बार क्या लिखा है। इसमें लिखा है, इन दिस इंडस्ट्री द बेसिक रॉ मटेरियल आर एनालाइज्ड एंड सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फिनिश्ड प्रोडक्ट।
इसमें क्या होता है, यही जो एक लाइन लिखी है उसे थोड़ा एलैबोरेट करके लिख दिया है, ठीक है। हाँ, सो इन दिस इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में क्या होता है, एक बेसिक रॉ मटेरियल को सेपरेट इनटू डिफरेंट फिनिश्ड प्रोडक्ट में बांट दिया जाता है। यही लाइन जो मैंने आपको बताई, सिंगल रॉ मटेरियल टू मल्टी फिनिश्ड प्रोडक्ट, सिंगल रॉ मटेरियल या बेसिक रॉ मटेरियल से डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसका एग्जांपल हो जाएगा क्रूड ऑयल इज प्रोसेस्ड इनटू मैनी फिनिश्ड प्रोडक्ट सच एज केरोसिन, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। एक सारी सिंपल डेफिनेशन दी है आपको पढ़ने के लिए, एक बार सुन लो, बहुत इजी है। इसमें बोला है कि एनालिटिकल इंडस्ट्री is that branch of manufacturing industry which is concerned with separating a raw material into different finished product। क्या ये आपको नहीं पता था? भाई बिल्कुल पता था। क्या ये आप पेपर में नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मूड ख़राब कर दिया, हाँ नहीं तो चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंथेटिकल इंडस्ट्री की। व्हाट डू यू मीन बाय सिंथेटिकल इंडस्ट्री? एक बात बताओ, एनालिटिकल का मतलब क्या था? एनालिटिकल इंडस्ट्री का मतलब था सिंगल रॉ मटेरियल से मल्टीपल फिनिश्ड प्रोडक्ट। हाँ भाई अभी तो पढ़ा हमने। तो सिंथेटिकल का मतलब क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर दे तो कर दो उल्टा, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? टू और मोर रॉ मटेरियल का यूज़ किया कंबाइंड टू मेक अ फिनिश्ड गुड। सिंथेटिकल जादू भाई, ये तो एकदम उल्टा है। एनालिटिकल में सिंगल से मैनी था, यहाँ पे भाई टू और मोर मतलब मैनी टू सिंगल है। जब यार इसका एक एग्जांपल दे दो तो और मज़ा आ जाए। सीमेंट हो गया भाई, सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट कैसे बनती है? एक अकेली सीमेंट ऐसे ही नहीं बन जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब देखो, अब बहुत सारे लोग इसमें हो गए कन्फ्यूज़। उसमें अलमारी 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 भी तो कांच आँच लगा के बन जाती है भाई। वो कांच लगा के बनती है लेकिन वो असेंबलिंग में आएगी, क्योंकि भाई उसमें असेंबलिंग में इसलिए आएगी, इसका रीज़न ये है क्योंकि भाई उसमें पार्ट्स जो है असेंबल हुए अलग अलग। जैसे उसका जो हैंडल होगा वो अलग असेंबल हुआ, कांच जो होगा वो अलग, जो उसका हैंडल होगा वो अलग जगह बना होगा, जो उसका कांच होगा वो अलग जगह बना होगा। अलमारी का जो आयरन है या फिर जिस भी चीज़ की वो अलमारी है वो अलग जगह बना होगा, फिर उसको लाकर अपन ने असेंबल कर दी। वो असेंबलिंग इंडस्ट्री का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके हमने एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, वो भी फिनिश्ड। उसके बिना वो पूरा नहीं है। पूरा हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका हो गया सीमेंट। सीमेंट कैसे बनती है? एक चीज़ से नहीं बनती, कंक्रीट वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलती है तब जाके सीमेंट बनती है। तो उसका एक एग्जांपल सीमेंट हो गया। पेंट हो गया एग्जांपल, भाई पेंट वाइट कलर का ही पेंट हमें चाहिए। वाइट कलर का पेंट कैसे बनेगा? बहुत सारी चीज़ें, प्लास्टिक के कुछ पार्टिकल्स और बहुत सारी चीज़ें मिलेगी उसमें, तब जाके पेंट बनेगा। वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल्स आर मिक्स टुगेदर टू मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। इसका क्या एग्जांपल दिया है? सीमेंट का ही दिया था इसमें, ठीक है। दो समझ गए। एनालिटिकल मतलब समझ गए, वन टू मैनी। सिंथेटिकल समझ गए, मैनी टू वन। अब हम बात करते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेसिंग इंडस्ट्री? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ए जादू हो गया गाइस। ये देखिए मैंने ये फेरा पिंक कलर, उसके ऊपर मैं अगर ब्लू कलर कर दूँ तो क्या लगता है, क्या होगा? जादू। उसके ऊपर ग्रीन और डालूँ तो हो जादू। येलो और बचा, कुछ नहीं हुआ। हाँ चलो कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अभी भाई मैंने कुछ टाइम पहले एक एग्ज़ाम्पल दिया था सेकेंडरी इंडस्ट्री समझाने के लिए। उस एग्ज़ाम्पल में अगर आपने गौर से सुना हो तो उसमें बोला था कि जो शुगर केन है वो शुगर केन प्रोसेस होके बन जाता है। उसमें मैंने ये बोला था शुगर केन से हम शुगर बनाते हैं। ये एग्ज़ाम्पल हो गया सेकेंडरी का। किस इंडस्ट्री में आएगा ये? किस इंडस्ट्री में आएगा ये आएगा भाई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। क्यों आएगा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में? इसका रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इसलिए आएगा क्योंकि हमने शुगर केन लिया, उसे हमने प्रोसेस किया। प्रोसेस कैसे किया? शुगर बनाने के लिए। भाई शुगर केन आप ऐसा नहीं है वो शुगर केन का वो आपने वो नहीं पिया जूस, बस डाला जूस निकल गया, ऐसी शक्कर नहीं निकल जाती है। उसे भाई प्रोसेस किया जाता है, 1 बार 2 बार 3 बार प्रोसेस किया जाता है, तब जाके शक्कर बनती है, गुड़ बनता है।
तो ये क्या है, शुगर केन अपना हो गया। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, ये भाई एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से आएगा, है ना। उसके बाद ये फिनिश्ड प्रोडक्ट में कैसे बनेगा, जब हम इसे शुगर बना देंगे तो ये फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। वेरियस, देखो इसकी सिंगल लाइन डेफिनेशन सुन लो, वेरियस स्टेप्स वर फॉलो टू मेक फिनिश्ड प्रोडक्ट। सिंगल लाइन डेफिनेशन, एकदम सिंपल और सटीक डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यहाँ आप सीधे लिखो कि वेरियस स्टेप्स वर फॉलो टू मेक अ सिंगल प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल गुड। वेरियस स्टेप्स वर फॉलो टू मेक अ फाइनल गुड, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया इसका पेपर इंडस्ट्री। पेपर कैसे बनता है भाई, वो वुड की जो वुड होती है, जो ट्री होती है, उसकी जो बार्क होती है, उससे पेपर बनता है, ठीक है। तो ये पेपर इंडस्ट्रीज का एग्जांपल हो गया भाई, वो प्रोसेस होके बनता है, ऐसे ही तो नहीं बार्क उठा के आप उस पर लिख रहे ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, नहीं भाई आप ऐसे नहीं लिखते हो, वो भी प्रोसेस होता है तब जाके एक पेपर बनता है। कभी ट्राई किया है घर में जो यूज्ड पेपर होते हैं उसका प्लेन पेपर बनाने की? मैंने किया था, बहुत टाइम लगता है, फिर भी नहीं बनता, एकदम मोटा सा बनता है कुछ काम का नहीं होता और जो, ठीक है। और एक हो गया शुगर इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल। अब हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, असेंबलिंग इंडस्ट्री, इसका लास्ट फोर्थ टाइप, ठीक है। असेंबलिंग इंडस्ट्री मतलब वेरियस कंपोनेंट्स वर असेंबल्ड टू मेक अ फाइनल प्रोडक्ट। वेरियस कंपोनेंट, जो देखो सुनो, वो जो कंपोनेंट है वो ज़रूर बने होंगे रॉ मटेरियल से, लेकिन वो बनने के बाद तो कंपोनेंट जो है वो फिनिश्ड गुड है। क्या मैं उसे फिनिश्ड गुड कह सकता हूँ या फिनिश्ड प्रोडक्ट कह सकता हूँ? हाँ, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे पार्ट बनते हैं जो बिना उसके फाइनल गुड के बिना अधूरे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो हम उसको बिना फाइनल प्रोडक्ट के यूज़ भी कर सकते हैं, है ना। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होगा, असेंबलिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट कंबाइन होते हैं टुगेदर, असेंबल होते हैं टुगेदर, जिससे एक फाइनल प्रोडक्ट बन सके। इसका एक एग्जांपल हो जाएगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस असेंबलिंग इंडस्ट्री। और एक और एग्जांपल हो जाएगा टीवी इंडस्ट्री। एक और मैंने आपको शायद ऊपर एग्जांपल दिया था अलमहरा वाला, हाँ, तो वो भी उसका एक एग्जांपल हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री? वो इंडस्ट्री जहाँ पे हर एक कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ब्रिज बनवाना है, हम किसके पास जाएंगे? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। आप बोलोगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के नहीं पास, हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के पास नहीं जाते हैं, हम तो मिस्त्री के पास जाते हैं, हम ठेकेदार के पास जाते हैं। भाई वो उसी में अभी हमने क्या पढ़ा था, ग्रुप ऑफ फर्म को भी हम इंडस्ट्री कहते हैं, कि वैसा ही आप समझ जाओ कि वो भी भाई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ही पार्ट है। वो मिस्त्री या फिर वो जो ठेकेदार है वो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ही पार्ट है। ऑल दोज इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, ऑल दोज इंडस्ट्रीज़ विच आर एंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि वही अकेले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो भी है जो अपनी सीमेंट बना रही है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो भी है जो रेता गिट्टी बनाती है और ईंट बनाती है, वो भी वही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ठीक है। वो तो एजेंट टाइप मान लो आप, ठीक है, जो उसे प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट नहीं, जिससे वो बना रहे हैं, यूज़ किसे कर रहे हैं, वो जो मटेरियल है, वो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जो जिससे वो बना रहे हैं, वही वो क्या है, मेन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पार्ट है, और वो भी है, वो एजेंट टाइप आप मान सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स एक्सेट्रा। ऑब्वियसली यही जो मैंने आपको बोला, इंडस्ट्रीज एंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स एक्सेट्रा, भाई तो कौन करता है भाई ये कंस्ट्रक्ट? भाई जो आप जिसे ठेकेदार कहते हो, वही ठेका लेता है 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, और ये ब्रिजेस, डैम्स, रोड्स बनाता है जो 6 महीने 6 साल, जो बनाने वो 6 साल लेते हैं और 6 महीने में टूट जाती है। वही वाली रोड की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मुझे लगता है चमक गया होगा। मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ बच्चों को डाउट हो तो, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री?
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क में एंगेज्ड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ब्रिजेस, रोड्स। ये इन एक्टिविटीज़ में जो लोग इन्वॉल्व होंगे, जो इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व होगी, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में आएगी। इसका हमें एग्ज़ाम्पल लेना है तो हम ले सकते हैं वो इंडस्ट्री जो इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम और ब्रिजेस, रोड्स। ये इसका एक एग्ज़ाम्पल हो गया। अब लास्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री के बारे में हम बात करें तो वो है टर्शियरी इंडस्ट्री। व्हाट डू यू मीन बाय टर्शियरी इंडस्ट्री? इंडस्ट्री विच इज़ कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग, एक मिनट गाइस, industries which is concerned with providing support services to primary secondary services is industry is known as tertiary industry। सपोर्ट सर्विसेज जो प्रोवाइड करे प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को, वो क्या कहलाएगी? टर्शियरी इंडस्ट्री कहलाएगी। इसका बेस्ट एग्जांपल नहीं, इसमें 5 आप टोटल यही मान लो कि यही प्रकार की सर्विसेज या फिर हेल्प प्रोवाइड करेगी किसे? प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। यही आप अभी एक बार वापस पढ़ने वाले हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में, वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। कहाँ आएगा ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड? कॉमर्स सेक्शन में आएगा। कॉमर्स तो हम पढ़ ही रहे हैं सर, कॉमर्स सेक्शन मतलब इसके बाद जो हमने अभी स्टार्टिंग में याद करो इंडस्ट्री और कॉमर्स के बारे में डिफरेंस पढ़ा था, उसी की हम बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री के बारे में तो हो गया, ये लगभग हो ही गया है, 2 लाइन और बची है। उसके बाद हम बात करेंगे कॉमर्स की, तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में भी ये पाँचों रिपीट होने वाले हैं। तो अभी बस मैं रीड कर देता हूँ, वहाँ पर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। टर्शियरी इंडस्ट्री सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेगी प्राइमरी और सेकेंडरी को। किस फॉर्म में प्रोवाइड करेगी? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर सकती है, ये अच्छे से हाईलाइट कर लो। किस फॉर्म में प्रोवाइड करेगी? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगी, बैंकिंग में हेल्प करेगी, इंश्योरेंस में हेल्प करेगी, वेयर हाउसिंग में और कम्युनिकेशन में। ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउस और कम्युनिकेशन, ये टोटल 5 सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। अभी हम इसे बहुत डिटेल में जानेंगे, मतलब ज़्यादा डिटेल में जानने वाली बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे से जान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, जेनेटिक इंडस्ट्री के एग्जाम्पल पूछे थे उसने, तो एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन, पोएट्री फार्मिंग, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। देखो एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, चेन्नई रिफाइनिंग लिमिटेड इम्पोर्ट्स क्रूड ऑयल एंड सेपरेट डिफरेंट पार्ट्स फ्रॉम लाइक पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, नेम द टाइप ऑफ इंडस्ट्री। भाई ये तो हमने एग्जाम्पल ही लिया था क्रूड ऑयल वाला, ये तो सीधे हम ऐसे ही बता देंगे, ये तो भाई एनालिटिकल इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ऑयल रिफाइनरी फॉल्स, ऑयल को रिफाइनरी कर रहा है, अरे यार ये तो अभी रिपीट हो गया, क्रूड ऑयल के में ही तो हम बात कर रहे हैं, ये तो एनालिटिकल इंडस्ट्री। और यहाँ पे दिया है मैन्युफैक्चरिंग, तो याद करो एनालिटिकल भाई मैन्युफैक्चरिंग का ही तो पार्ट है, ठीक है। इंडस्ट्री विच प्रोवाइड सपोर्ट टू अदर इंडस्ट्रीज, तो भाई कैसी बातें करते हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएगी। हाँ भाई यही क्वेश्चन पेपर में आएगी और जो आपसे बहुत आराम से बन जाएगी, टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ का एक आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कॉमर्स। हाँ तो कॉमर्स क्या है? सीधी सिंपल एक डेफिनेशन दी है, उसे पढ़ो, फिर मैं बहुत आसान वे में कॉमर्स को डिफाइन करता हूँ। कॉमर्स रिफर टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ that includes the movement of product and services from producer to consumer. What do you mean by commerce? All those activities जो help करती है in the movement of product and services from producer to consumer. What do you mean by commerce? commerce से क्या समझे भाई? commerce से बस इतना ही समझे है कि ये है अपना प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच का ये जो रास्ता है, वो क्या है? कॉमर्स है। बस कैसे, क्यों, किस लिए, ये सब अभी हम आगे बात करते हैं, ठीक है। चलो अब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। 2 टाइप की ही कॉमर्स की क्लासिफिकेशन है। पहला है हमारे यहाँ चीज़ों को ख़रीदा और बेचा जाता है, ये तो आप ही बता दो, ख़रीदा और बेचा क्या करता है?
ट्रेड मतलब खरीदना बेचना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रेड। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब ट्रेड सर्विसेज जो प्रोवाइड किया, मतलब खरीदने बेचने को सपोर्ट करने वाले। यही तो भाई टर्शियरी में पढ़ा था, प्राइमरी सेकेंडरी को सपोर्ट करता था टर्शियरी। भाई यही ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है क्या? यही है, सपोर्ट करती है ट्रेड सर्विसेज को, बस यही है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को ही हम एड्स टू ट्रेड भी कहते हैं, बात एक ही है दोनों की, ठीक है। अब ट्रेड क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है? सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड, सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द ट्रेड, ठीक है। एक क्वेश्चन आया है, कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। भाई ये तो लप्पू से सवाल था यार। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड या फिर कॉमर्स बोल लो, यहाँ पे ही चल ट्रेड का ही दिया है यहाँ पे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड का क्लासिफिकेशन। ट्रेड मतलब हमें तो पता है भाई, बाइंग और सेलिंग होता है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका क्लासिफिकेशन देखना है हमें। पहला है होम ट्रेड, दूसरा है फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। व्हाट डू यू मीन बाय होम ट्रेड? होम ट्रेड मतलब होता है, एक मान लो कंट्री है, उसकी टेरिटरी के अंदर जो ट्रेड होगा वो उससे कहेगी हम होम ट्रेड। और मान लो एक कंट्री है, उसकी टेरिटरी के बाहर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी ट्रेड होगा, तो उससे हम कहेंगे फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड को हम इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड और नेशनल ट्रेड भी कहते हैं, और फॉरेन ट्रेड को हम एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं, ठीक है। होम ट्रेड समझ गया क्या होता है, फॉरेन ट्रेड भी समझ गया क्या होता है। होम ट्रेड में दो प्रकार की ट्रेड आती है। एक आती है होलसेल ट्रेड, एक आती है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। अब समझो भाई होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड क्या होती है। देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड की। होम ट्रेड क्या होती है? ट्रेड विच टेक प्लेस विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री और नेशनल फ्रंटियर, ठीक है। फॉरेन ट्रेड क्या होती है? अ ट्रेड विच टेक प्लेस आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द कंट्री और नेशनल फ्रंटियर, ठीक है। इंटरनल ट्रेड यानी होम ट्रेड के बारे में हम डिटेल में डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं एक बार में क्लियर हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड में क्या होता है? जो मैन्युफैक्चरर होता है, जिसने गुड्स फिनिश्ड प्रोडक्ट बना लिया। भाई कभी कभार प्रोड्यूसर ही मैन्युफैक्चरर हो सकता है स्मॉल स्केल पे, या फिर जब लार्ज स्केल का प्रोडक्शन करता है प्रोड्यूसर, तो वो मैन्युफैक्चरर को दे देता है कम रेट में, और मैन्युफैक्चरर उसे बाद में होलसेलर्स को सेल कर दे। होलसेलर और रिटेलर तो सुना होगा ना, होलसेलर रिटेलर। होलसेलर कौन होता है? होलसेलर मतलब जो मतलब बड़ी क्वांटिटी में सेल करे प्रोडक्ट। जब वो बड़ी क्वांटिटी में सेल करेगा प्रोडक्ट, तो वो मैन्युफैक्चरर से और बड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदेगा। वही लिखा है होलसेलर जो होता है वो बल्क क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है और स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर्स को बेचता है। होलसेलर बल्क क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है और रिटेलर्स को स्मॉल क्वांटिटी में बेचता है। और देन रिटेलर्स को खरीद लिया, रिटेलर्स ने खरीद लिया इतना सारा सामान। अब ये जो रिटेलर्स होते हैं वो होलसेलर से, अब रिटेलर्स के हिसाब से सोचो, मान लो एक एग्जांपल दे रहा है, सब भूल जाओ। मैन्युफैक्चरर ने 1000 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग की फाइनल प्रोडक्ट बना लिया। वो 1000 यूनिट में से उसने होलसेलर 10-15 होलसेलर थे, एक को 50 यूनिट, एक को 100 यूनिट, एक को 200 यूनिट, एक को 250 यूनिट, ऐसे सबको यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जिसकी जितनी डिमांड थी। अब गया भाई रिटेलर होलसेलर के पास, उसने बोला भाई मुझे 20 यूनिट दे दो। होलसेलर के पास तो 200 यूनिट पड़ी है, उसने बोला है 20 यूनिट मांग रहा है, दे दे भाई। उसके लिए तो छोटी क्वांटिटी, क्योंकि उसके पास 200 यूनिट पड़ी है। लेकिन भाई वो रिटेलर के लिए क्या है? बिग क्वांटिटी है, क्योंकि कंज्यूमर उससे कितना खरीदेगा? कंज्यूमर बोलेगा मुझे 1 यूनिट देना, 1 यूनिट, बस 1 यूनिट। कस्टमर बोलेगा मुझे 1 यूनिट दो,
उसने बोला ओके भाई, उसके लिए ये स्मॉल क्वांटिटी है। सो यहीं पे यही दिया है, देखो होलसेलर ने बल्क क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से खरीदा मान लो 1000 यूनिट और रिटेलर को बेचा 200 यूनिट, उसके लिए स्मॉलर क्वांटिटी। अब रिटेलर ने कस्टमर को स्मॉलर क्वांटिटी में बेचा और होलसेलर से बल्क क्वांटिटी में खरीदा, यानी 200 यूनिट उसने खरीदा और कस्टमर को मात्र 1 यूनिट बेच दिया। सादी सिंपल सी डेफिनेशन। दूसरे ने 20 यूनिट खरीदा रिटेलर ने होलसेलर से और उसे 1 यूनिट बेच दिया कस्टमर को। ये अपन की क्या बात हो गई, फॉरेन होम ट्रेड के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते थोड़ी फॉरेन ट्रेड के बारे में। फॉरेन ट्रेड में 3 प्रकार की ट्रेड के बारे में बात की है, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और एंट्रीपोर्ट। एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, एंट्रीपोर्ट। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और एंट्रीपोर्ट? ये तो भाई कोई भी देखो, एक मिनट गाइस, इसकी एक डेफिनेशन दी है वो और पढ़ लेते हैं, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड के बारे में। होलसेल ट्रेड क्या है? इट इज़ अ ट्रेड इन विच द होलसेलर बाय गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर इन बल्क क्वांटिटी एंड सेल इट टू द रीसेलर इन रिटेलर इन स्मॉलर क्वांटिटी। और रिटेल ट्रेड में क्या है, रिटेलर्स बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं होलसेलर से और उसे स्मॉलर क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कंज्यूमर्स को या फिर बांट देते हैं, बातें की हैं। एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी ही बात है, ज़्यादा कुछ जानने वाली बात नहीं है, एक बस पॉइंट है इसमें जानने वाला, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। एक्सपोर्ट के बारे में क्या जानते हो आप? एक्सपोर्ट मतलब भाई सेल कर रहे हैं हम अपना गुड फॉरेन कंट्री में, एक्सपोर्ट यही होता है। हाँ यही होता है, और क्या होता है एक्सपोर्ट? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोर्ट? सेलिंग गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री में हम अपना गुड्स बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट हो गया। इम्पोर्ट क्या होता है? इम्पोर्ट मतलब बाइंग गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री, यही होता है ना? हाँ, लेकिन इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, लॉजिक नहीं, थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी इंग्लिश लगाओ, क्योंकि इसमें देखो इसके बाद वाला पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये याद करो, व्हाट डू यू मीन बाय, ये याद रखो हमेशा, व्हाट डू यू मीन बाय इम्पोर्ट। सर ने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय इम्पोर्ट, आपको बस ये बोलना है इम्पोर्ट मीन्स बाइंग गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री टू यूज़ इन आर कंट्री ओनली, टू यूज़ इन सेम कंट्री ओनली, इम्पोर्ट ये होता है। ये क्यों बोला सेम कंट्री, एक्सपोर्ट में क्यों नहीं बोला कि सेलिंग गुड्स टू अनदर कंट्री टू यूज़ इन दैट कंट्री ओनली? भाई हमें दूसरी कंट्री से क्या करना, हमने तो बेच दिया, एक्सपोर्ट हो गया हमारा, ख़त्म बातचीत। अब हम बात करते हैं एंट्रीपोर्ट की, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है कुछ बच्चों को, लेकिन मैं ट्राई करूँगा ना हो कन्फ्यूज़न बस, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एंट्रीपोर्ट? एंट्रीपोर्ट मतलब होता है, मान लो एक कंट्री ए है, ए ने बेचा बी को, ए की तरफ से वो क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। बी ने ख़रीद लिया, उसे रख लिया, और एक कंट्री सी है उसे बेच दिया उसने ख़रीद के। मतलब बाइंग गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू बी रीसेल इट टू द अनदर कंट्री, ये क्या हो गया, एंट्रीपोर्ट हो गया। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या बोला था, सेम कंट्री हमेशा लिखना इम्पोर्ट में, और यहाँ पे क्योंकि क्या है अनदर कंट्री है एंट्रीपोर्ट में, उसमें क्या होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये दोनों चीज़ नहीं होगी, दोनों डेफिनेशन में डेफिनेशन मैच कर जाएगी, क्या फ़ायदा फिर। हाँ ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ बाइंग गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री। ये तो इम्पोर्ट क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। बाइंग गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री, इम्पोर्ट ट्रेड, द ट्रेड इन विच फर्स्ट imported from one country and then exported to another country, एंट्रीपोर्ट ट्रेड। ये तो बच्चों वाले सवाल है, तो अब कोई भी बता देगा, सब चैम्पियन बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, इसका ही क्लासिफिकेशन करना है हमने भाई। ये मैं बोलूँ हमने क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं टर्शियरी इंडस्ट्री में या टर्शियरी एक्टिविटी में, हम ये क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। अब आप सभी बोलोगे हाँ भाई पढ़ चुके, ऑब्वियस सी बात है, बस एक्सप्लेन नहीं किया आपने। भाई वही करने तो बैठा हूँ मैं, और क्या करने बैठा हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन कर देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को, अपन एक बार पढ़ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सिलरीज टू ट्रेड? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू द ट्रेड। ओके, मान ली, बात मान ली, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, भाई ये छः टाइप्स में क्लासीफाई हो सकते हैं। जैसे कैसे हेल्प कर सकते हैं वो ट्रेड को, भाई ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करके, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करके, इंश्योरेंस प्रोवाइड करके, वेयर हाउस, कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है बच्चे का कि भैया ये बताओ
कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कब टर्शियरी इंडस्ट्री के बारे में लिखना है और कब ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। मान लो पेपर में पूछ लिया ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मैं टर्शियरी इंडस्ट्री के बारे में लिख के आ गया, तो भाई वो तो नंबर काट लेगा टीचर। मैं बोलूँगा ऐसे कैसे काट लेगा? सुनो तो, क्लासिफिकेशन सुन लो। देखो, जब जो प्रोडक्ट है उसे बनाने के बारे में बात की जाए तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? टर्शियरी इंडस्ट्री। और उसे बेचने के बारे में बात की जाए तो वहाँ आ जाएगा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। बस ये सिंपल चीज़ याद रखो, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या बात है। अब रोल और फंक्शन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स, भाई कॉमर्स तो हमें समझ गया है, कॉमर्स हम समझ गए क्या होता है। कि याद करने में क्या जा रहा है, एक डेफिनेशन है, व्हाट, ऐसा क्वेश्चन आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स। एक ये डेफिनेशन लिखोगे थोड़ा अच्छा लगेगा टीचर को, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। हमारी भाई वो वाली डेफिनेशन बेस्ट है भाई, वही लिखिए थोड़े और एलेबोरेट फॉर्म में। कॉमर्स प्लेज अ वाइटल रोल बाय रिमूविंग द फॉलोइंग हिंड्रेंसेज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। देखो, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब होता है प्रॉब्लम, हिंड्रेंस मतलब होता है प्रॉब्लम। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन कौन रिमूव करता है? ट्रेड। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन रिमूव करता है ट्रेड। कैसे? सेल करके ना गुड्स इधर से उधर। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ट्रांसपोर्टेशन रिमूव करता है। कैसे? भाई एक जगह पे स्टोर, एक जगह पे नहीं रखना है हमें, उसे मूव करा के दूसरी जगह। हमने मान लो ये जो मैन्युफैक्चर किया है गुड्स, उससे हमने गुड्स मैन्युफैक्चर किए कानपुर में, हमें चाहिए लखनऊ में। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस कौन रिमूव करेगा? प्रॉब्लम ऑफ प्लेस, भाई प्लेस ही की तो प्रॉब्लम है, कानपुर से लखनऊ पहुंचाना है, कौन रिमूव करेगा? ट्रांसपोर्टेशन रिमूव करेगा। ठीक है। हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हिंड्रेंस ऑफ टाइम यानी प्रॉब्लम ऑफ टाइम कौन रिमूव करेगा? टाइम, भाई बहुत टाइम है हमें, देखो आ गया है लखनऊ, अब हमें 2 दिन बिताने हैं भाई, ट्रक में थोड़ी ना बिताए रहेगी, हमें दूसरा काम भी दूसरी जगह भी ट्रांसपोर्ट करने जाना है। अब क्या करें? हिंड्रेंस ऑफ टाइम के लिए कौन हेल्प करेगा? भाई वेयर हाउस यहाँ पे हेल्प कर देगा हमारी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। अब हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, भाई मान लो वो ट्रक से आ रहा है सामान, वहाँ पे चोरी वोरी हो गया या फिर आग लग गई ट्रक में, फिर क्या होगा? वहाँ तो नुकसान हो गया भाई 1 लाख रुपए का, क्या करें? इंश्योरेंस। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क कौन कवर करेगा? इंश्योरेंस। हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, भाई अब देखो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट तो होना है, लेकिन क्या है, पैसे डिलीवरी के बाद आएंगे, जब तक के लिए पैसे कौन हेल्प करेगा? पैसे कौन देगा? जब तक फाइनेंशियल हेल्प कौन प्रोवाइड करेगा? बैंक प्रोवाइड करेगा। तो प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस कौन सॉर्ट आउट कर देगा? बैंक सॉर्ट आउट कर देगा। ठीक है। अब हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि भाई पता कैसे चलेगा मेरे गुड्स के बारे में दूसरे लोगों को? अब भाई मस्त हम क्या करेंगे, उस ट्रक पे पोस्टर चिपकवा देंगे अपनी इंडस्ट्री के बारे में, अपने खेत के बारे में, या फिर अपनी ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में अपने मस्त ट्रक पे पोस्टर चिपकवा देंगे। उससे क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन हो गया, वो एडवर्टीज़मेंट एक ही में आ जाएगा। ठीक है। कम्युनिकेशन एडवर्टीज़मेंट एक ही होता है। ठीक है। तो वो क्या रिमूव कर देगा? हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, सुरेश ओन्स अ handicraft business in Jaipur. Recently, he received a large export order from Germany. To fulfill this, he hired a freight forward and approaches a commercial bank. Freight forward, commercial bank, freight, transport, commercial bank, bank services for financial exchange services. He also got his goods insured कर लिया, तो इंश्योरेंस भी यूज़ कर लिया। अगेंस्ट थेफ्ट एंड डैमेजेस ड्यूरिंग द ट्रांजिट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इज़ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द सुरेश एक्सपोर्ट प्रोसेस। देखो यहाँ पे 3 हमें पता चल रहा है, फ्रेट फॉरवर्ड यानी ट्रांसपोर्टेशन, बैंक और इंश्योरेंस 3 मिल रहे हैं, और यहाँ पे वेयर हाउसेज नहीं है, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है। रवि सेल्स इको फ्रेंडली आइटम्स ऑन एन ऑनलाइन मार्केटिंग। To manage his growing order, he outsourced packaging, used warehousing near airport, tied up with courier services, and accepted payment with UPI and cards. What is the primary function of warehouse? यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन क्या है उसका, वेयरहाउस का? उसका प्राइमरी फंक्शन है कि वो अपना जो गुड्स है उसे स्टोर कर सके जब तक डिस्पैच नहीं हो रहा, जब तक जो उसकी फ़्लाइट है वो छूट नहीं रही। ठीक है भाई, लिखा है टू स्टोर गुड्स टिल डिस्पैच।
ठीक है, ये एक फ्लो चार्ट दिया है पूरा का पूरा, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, इसको आप एक बार जाके गो थ्रू कर देना। अब हम बात करते हैं बिजनेस रिस्क के बारे में, और ये सेकंड लास्ट टॉपिक होने वाला है गाइस हमारा। टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क है, और उसके बाद ये लास्ट कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, और उसके बाद लास्ट टॉपिक है स्टार्टिंग अ बिजनेस। ठीक है, बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है गाइस, विद इन 10 to 20 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स में ये ख़त्म हो जाएगा हमारा लेक्चर। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस रिस्क? बिजनेस रिस्क मतलब देखो, एक ऐसी सिचुएशन, एक मैं आपको 3 पॉइंट देता हूँ, अब वही याद कर लेना, वही आप लिख के आ जाना, कोई नंबर नहीं काट सकता, ये मेरी गारंटी है, उत्सव भाई की गारंटी है ये। ओह, मेरा नाम रिवील हो गया, माय नेम इज़ उत्सव। ओके गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस रिस्क? बिजनेस रिस्क एक ऐसी सिचुएशन है वेयर बिजनेस रिस्क इज़ अ सिचुएशन ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। ये देखो 3 पॉइंट है। इनएडिक्वेट प्रॉफिट मतलब, इनएडिक्वेट मतलब भाई फिक्स्ड प्रॉफिट नहीं है, फिक्स्ड प्रॉफिट नहीं है रिस्क। नो प्रॉफिट, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा भाई, जितना कॉस्ट लग रहा है उतना ही बस रेवेन्यू हो रहा है, उसके आगे रेवेन्यू ही नहीं हो रहा। और इवन लॉसेस। व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ बिजनेस रिस्क? बिजनेस रिस्क इसका बिजनेस रिस्क इज़ अ सिचुएशन ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, नो प्रॉफिट और इवन लॉसेस। जी अपन के सादी सिंपल डेफिनेशन हो गई, इसे अपन और एक्सटेंड करते हैं। देखो, बिजनेस रिस्क इज़ अ सिचुएशन ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, नो प्रॉफिट और इवन लॉसेस ड्यूरिंग द नॉर्मल, देखो और इवन लॉसेस इसके आगे ये है, ड्यू टू अनसर्टेनिटी और एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के कारण क्या है, अनसर्टेनिटी है, उसके कारण क्या है, लॉस हो सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो सकता है, या बिल्कुल प्रॉफिट भी नहीं हो सकता है। ये क्या है, बिजनेस रिस्क है, ये रिस्क है ड्यूरिंग अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये सीधी डेफिनेशन थी, ये बहुत आसानी से याद हो जाएगी। कैसे? बिजनेस रिस्क इज़ अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट और नो प्रॉफिट और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है गाइस, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक बहुत खतरनाक डेफिनेशन है भाई, मैं पढ़ूंगा तो भी आपको समझ में नहीं आएगी, नहीं पढ़ूंगा तो वैसे ही समझ में नहीं आएगी, वह पढ़ देता है। चलो फिर भी, अब बिजनेसमैन ट्राई टू कंट्रोल और मिनिमाइज द रिस्क बट दे कैन नॉट ऑल टुगेदर बी अवॉइडेड। देखो उसने क्या बोला, बिजनेसमैन ट्राई कर सकता है कंट्रोल करने का वो बिजनेस रिस्क और मिनिमम करने का बिजनेस रिस्क, लेकिन वो उसे अवॉइड नहीं कर सकता। in the words of Wheeler, risk implies uncertainty about the future course of events। देखो इसमें एक सीधे वर्ड में बोले कि बिजनेस क्या रिस्क क्या है, वो अनसर्टिनिटी है जो फ्यूचर कोर्स में होनी है। भाई हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई इस बिज़नेस में रिस्क ज़रूर है, अनसर्टिनिटी ज़रूर है, और इस बिज़नेस में प्रॉफिट फिक्स नहीं है। ये मैं अभी से प्रेडिक्ट कर सकता हूँ किसी बिज़नेस के बारे में, आप भी कर सकते हो भाई, जादू। अब टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, यहाँ पे 2 टाइप के बिजनेस रिस्क के बारे में बताया गया है। एक बोलता है कि स्पेक्यूलेटिव रिस्क होता है, एक बोलता है कि प्योर रिस्क होता है। 2 प्रकार के रिस्क हो सकते हैं, स्पेक्यूलेटिव रिस्क और प्योर रिस्क। स्पेक्यूलेटिव रिस्क क्या होता है, एक ऐसा रिस्क जहाँ पे भाई प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। स्पेक्यूलेटिव रिस्क इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क in which there is a possibility of profit or loss। एग्जाम्पल, चेंज इन फैशन। भाई फैशन में चेंज आ गया, उससे क्या हो गया कि भाई प्रॉफिट भी हो सकता है, हमारे पास का हो सकता है कि उस प्रकार उस फैशन के क्लॉथ हो जो फैशन अभी आया है, का लॉस भी हो सकता है। बोल दो, सोच लो, ये भी हो सकता है कि भाई हमने माल अभी पूरा नया मंगाया और वो जो हमने माल मंगाया वो आउटडेटेड हो गया, आउट फैशनड हो गया, कोई ख़रीद नहीं रहा, लॉस हो गया। डिमांड, उससे क्या डिमांड बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, उस प्राइस की, उस प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ घट सकती है। आई पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस, मान लो हमने कोई चीज़ मंगानी है, हमने सोचा चलो कल मंगाएगी, कल देखा तो प्राइस बढ़ गया। या फिर हमने मान लो ख़रीद ली कोई चीज़ लेकिन उसका प्राइस बढ़ गया तो लोग अब ख़रीद नहीं रहे। ऑब्वियसली भाई ऐसा हो सकता है। ये क्या है, स्पेक्यूलेटिव रिस्क, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। और एक होता है प्योर रिस्क, जहाँ पे लॉस होगा
या फिर लॉस नहीं होगा, तो उसमें प्रॉफिट भी नहीं होगा। स्पेकुलेटिव रिस्क में चांसेस है कि प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन प्योर रिस्क में चांसेस है कि प्रॉफिट होगा ही नहीं, लॉस होगा या फिर लॉस नहीं होगा लेकिन प्रॉफिट भी नहीं होगा। देखो, इन दैट टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क इन विच देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आ गया, भाई अर्थक्वेक में प्रॉफिट होगा किसी का? नहीं होगा, लॉस होगा, और या फिर लॉस नहीं भी होगा लेकिन प्रॉफिट भी नहीं होगा। फायर हो गई, फायर लग गई, प्रॉफिट होगा लेकिन नहीं भी होगा, लॉस होगा लेकिन प्रॉफिट नहीं होगा, कहीं कभी भी नहीं होगा। लेकिन प्रॉफिट क्यों नहीं होगा और लॉस भी क्यों नहीं हुआ? इसका रीज़न इंश्योरेंस लेके रखा था हमने, जितना हमारा पैसा गया पूरा वापस आ गया। थेफ्ट हो गई, चोरी हो गई, उससे भी लॉस ही होगा, हाइप। ठीक है, अब नेचर फीचर ऑफ बिजनेस रिस्क। देखो, बिजनेस रिस्क अराइज होता है क्योंकि अनसर्टिनिटी है, यानी अनिश्चितता है। अनिश्चितता मतलब भाई कोई जानता ही नहीं है कब क्या हो जाए। देखो, रिस्क इज़ एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क क्या है? एक बहुत असेंशियल पार्ट है हर एक बिजनेस का। रिस्क नहीं लोगे भाई तो प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं होगा, हमने पढ़ा था भाई फीचर्स ऑफ बिजनेस में पहले। ठीक है, प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। जितना ज़्यादा हमने रिस्क लिया उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, लेस रिस्क लेस प्रॉफिट, और नो रिस्क नो प्रॉफिट। सीधी सिंपल बात है। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जो नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस है उसके ऊपर रिस्क डिपेंड करता है। मान लो लार्ज स्केल बिजनेस होगा तो फिर डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जो रिस्क की जो डिग्री है, रिस्क का जो साइज़ है वो किस पर डिपेंड करेगा? नेचर और साइज़ ऑफ बिज़नेस पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो बिज़नेस का साइज़ बड़ा है तो रिस्क ज़्यादा लेगी, हम स्मॉल है तो रिस्क कम लेंगे। बड़ा साइज़ है तो फिर मान लो 1 करोड़ का रिस्क भी हमें छोटा लगे, और छोटा बिज़नेस है उसमें हमें 1,000 का रिस्क भी ज़्यादा लगे। हो सकता है भाई, ऑब्वियस सी बात है। फिर हम बात करते हैं नेचर के ऊपर बिज़नेस के। मान लो प्रोडक्शन से रिलेटेड हमारा बिज़नेस है या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। प्रोडक्शन से रिलेटेड बिज़नेस में क्या होगा कि रिस्क ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि भाई नेचुरल कैलेमिटीज़ कभी भी आ सकती है, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह आ सकती है। उससे क्या है, रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि हमारी भाई प्रोडक्शन में लागत ज़्यादा आती है। प्रोडक्शन में हम ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उसमें मशीनरी भी चाहिए है और ज़्यादा टाइम भी चाहिए है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस करना है, दूसरे का ही लेके बेचना है। हमारे लिए दूसरे का ही लेके बेचना है, तो भाई दूसरे ने हमने दूसरे से ख़रीदा ही नहीं, क्योंकि ख़राब हो गया तो ख़राब गुड कौन खरीदे? हमें पहले ही पता चल गया। लेकिन भाई प्रोड्यूसर को थोड़ी ना पता चलेगा कि आज हमारा लॉस होने वाला, आज हमारे गुड्स ख़राब होने वाले हैं। इसलिए प्रोडक्शन के बिज़नेस में ज़्यादा रिस्क है और डिस्ट्रीब्यूशन के बिज़नेस में कम रिस्क है। ये भी जानने वाली बात है। अब बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ बिज़नेस रिस्क। बिज़नेस रिस्क होते क्यों हैं? एक नेचुरल कॉज के कारण, नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई उसके कारण हो सकती है, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड एक्सेट्रा। ह्यूमन कॉजेज़ के कारण, भाई थेफ्ट हो गई हमारे यहाँ पे, बैड डेप्ट हो गया, मिस मैनेजमेंट हो गया, स्ट्राइक हो गई, नेग्लिजेंस मतलब ये होता है लापरवाही हो गई। मतलब मान लो कि हमें पता था कि गोदाम में चूहे है लेकिन हम भूल गए, लापरवाही हो गई। डिसऑनेस्टी, राइट्स, दंगे हो गए, भाई केयरलेसनेस हो गई, उसके कारण क्या हो सकता है, रिस्क हो सकता है, लॉस हो सकता है हमारे लिए। ह्यूमन कॉज हो गया ये। इकोनॉमिक कॉज में भाई, इकोनॉमिक कॉज क्या हो जाएगा, बिजनेस रिस्क विच अराइजेज ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर, अराइज बाय इकोनॉमिक फैक्टर। जैसे मान लो प्राइस लेवल में चेंज हो गया, इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, और एक्सचेंज रेट घट गया। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया या फिर प्राइस बढ़ गया, वही महंगाई। अदर कॉजेज़ कौन से हो जाएंगे? वो कॉजेज़ जो इन तीनों में नहीं है वो अदर कॉजेज़ में आ जाएंगे, जैसे टेक्निकल फेलियर, पावर फेलियर, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, वॉर, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब क्या हो जाएंगे, अदर कॉजेज़ में आ जाएगा। यहाँ पे अब 2-4 क्वेश्चन दिए हैं। बिजनेस रिस्क अराइजेज ड्यू टू गुड मैनेजमेंट। नहीं भाई, इसने बोला था नॉट अराइजेज मतलब गुड मैनेजमेंट। ठीक है। रिस्क इज़ द रिजल्ट ऑफ अनसर्टिनिटी, हमेशा याद रखना, अनसर्टिनिटी। विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस अनसर्टिनिटी, उसका क्या है, चेंज इन प्राइस का एक एग्जाम्पल हो जाएगा, बिजनेस अनसर्टिनिटी का एक एग्जाम्पल है। डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज़, ये किस में आ जाएगा, ह्यूमन रिस्क में आ जाएगा, ह्यूमन कॉज में आ जाएगा।
अब स्टार्टिंग अ बिज़नेस में बेसिक फैक्टर क्या रिक्वायर्ड है भाई। सबसे पहले आप बिज़नेस लाइन चूज़ करो। आपको जाना किस लाइन में, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जाना है, ट्रेडिंग लाइन में जाना है, सर्विस प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद से स्केल या फिर साइज़ ऑफ बिज़नेस आप चूज़ करो कि कितना बड़ा हमें लार्ज स्केल में बिज़नेस खोलना है या स्मॉल स्केल में हम खोल के बाद में लार्ज स्केल में खोलेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म चूज़ करना है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। 5 प्रकार की बिजनेस फॉर्म होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी। हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसकी टेंशन नहीं लो आप। 4th है बिजनेस एंटरप्राइज लोकेशन। भाई लोकेशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपने ऐसी जगह लोकेशन ले ली, ऐसी जगह बिज़नेस खोल लिए जहाँ पे कोई लोग ही नहीं आते, तो आपका मस्त बिज़नेस चलेगा। ऐसा बिज़नेस आज तक नहीं चलेगा, ऐसा बिज़नेस कहीं किसी और का चल ही नहीं सकता जैसा आपका चलेगा, ठीक है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, भाई ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको बिज़नेस खोलने के पहले ये सब कुछ देखना पड़ेगा कि कितनी लागत आएगी, कितना ज़्यादा पैसा लगेगा और पैसे की बंदोबस्त हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कि हमें कर्जा लेना पड़ेगा कि हम खुद से अपने पैसे लगाएंगे, ये सब आपको देखना पड़ेगा। फिज़िकल फैसिलिटी जैसे मशीन, लैंड, बिल्डिंग, 4M भी याद करना आप, ठीक है। इसमें भी फिज़िकल फैसिलिटी में मशीन, मैन, मनी, मटेरियल, ये सब भी इसमें इन्वॉल्व है ना फॉर स्टार्टिंग ऑफ बिज़नेस। प्लांट लेआउट कहाँ लगेगा, ये सब आपको देखना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स, कॉम्पिटेंट मतलब योग्य, कमिटेड मतलब स्टाफ वर्कफोर्स, हाँ स्टाफ मतलब ख़राब सिचुएशन में भी खड़ी रहने वाली, ख़तरनाक सिचुएशन में मतलब टफ़ सिचुएशन में खड़ी रहने वाली। टैक्स प्लानिंग के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा, कितना टैक्स लगेगा, कैसा लगेगा हर महीने, और आप नहीं दोगे तो इनकम टैक्स की रेट पड़ जाएगी आपके यहाँ पे, ज़्यादा टैक्स दे आप वो समझ जाओ, ठीक है। एंड लास्ट एंड फाइनल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटरप्राइज। आप एंटरप्राइज एस्टेब्लिश कर रहे हो, उसकी डेट, टाइम, लीगल फॉर्मेलिटीज़, प्लान, लाइसेंस, रिसोर्सेज, ये सब आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो एस्टेब्लिश कर दो और यू आर रेडी टू गो, यू आर सेट टू गो एंड लॉन्च योर बिजनेस वेरी नाइसली, ठीक है। सो यहीं तक था ये हमारा पहला चैप्टर। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। आप बस एक बार ये जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आप देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये मिल जाएगी इसकी लिंक। अब आपको ये बताना है कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कुछ ख़राबी हो, कुछ कमी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ ऑफ मे बी बिज़नेस स्टडीज़ ओनली, और मैं आपको बता दूंगा, मैं एक इसकी पोस्ट डाल दूंगा, उससे मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट हम कौन से चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।